खबरें में खुश आमदीद। मेरे साथ आर्मी बड़ी खबर मैं हूँ शहीद काजी। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़े क्या मंजूर होने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। ज़ाहिर है हम रिमार्क्स देख के तो कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते, मगर कुछ शायद डेवलपमेंट हो, इस हवाले से बात करेंगे। वज़ीर आज़म और कल कैबिनेट में रिको के ठेके के हवाले से जो है दरमियान में कुछ और जो लॉ मेकिंग हुई थी उस हवाले से कुछ कहा जा रहा है। जब लतीफ़ साहब ने कहा था कि जी सुलह हो गई है, 4 अरब डॉलर का गालबन इस साल में रेवेन्यू होगा और इंशाल्लाह बड़े शफाफ तरीके से वतन अजीज़ में आएगा यकीनन। तो और मैशत की बहाली के हवाले से आज बड़ा सख्त फैसले करने के लिए उन्होंने अपनी पूरी इकनॉमिक टीम को बुलाया था और हमें बताया गया कि कतन कोई बुरान नहीं है और बिल्कुल सारा मामला मैशत के हवाले से ठीक चल रहे हैं। इस पर बात करेंगे। और IMF वापस ना आया तो क्या डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन होगी। बहरहाल एक बड़ी अहम राय बड़ी साहब ये है कि आम तौर पे अगर अकल घास खाने ना जाए इन बड़ी ताकतों की तो इस तरह की वो डिफ़ॉल्ट से बचाने की कोशिश करते हैं, बस नाक पानी से बाहर रखते हैं। तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़ों के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट में और ये जो केसेस चल रहे हैं, बड़ी साहब आप क्या देखते हैं? एक स्टेल मेट है, कहानी रुकी हुई लगती है कहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायद साहब, जो सुप्रीम कोर्ट के मोहतरम चीफ जस्टिस और दीगर जज साहबान ने रिमार्क्स दी हैं, मुझे तो लगता है ये हुकूमत का बोरिया बिस्तरा गोल हो गया। उन्होंने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा कि कुछ लोगों ने अपनी मर्जी से किया है और अभी तक स्पीकर ने इस्तीफे एक्सेप्ट क्यों नहीं किए, किस कानून के तहत नहीं किए और अपनी मर्जी के कर दिए। और उन्होंने बार बार PTI से पूछा। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जो स्पीकर ने गैर आइनी गैर कानूनी तौर पर इस्तीफे रोके हुए हैं, अब उसे मंजूर करने पड़ेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के भी नॉलेज में अब सारी चीज़ें आ गई और उनके वकील अली जफ़र साहब ने भी सारी गोशगुजार की अपनी। देखें गाजी साहब, अगर एक तरफ पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील होती है और 130 सीटें कौमी असम्बली की होती हैं तो 70% से ज़्यादा हिस्से में इलेक्शन होता है, तो ये क्या उसके बाद जवाज़ रह जाएगा? अखलाकी कानूनी आइनी कोई जवाज़ नहीं रहता। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क के बाद मुझे लगता है अब वफाकी हुकूमत कानून की गिरफ्त में आ गई है। अब सुप्रीम कोर्ट से तो इन्हें मेरा ख्याल है कोई नहीं बचा सकता। चलो छोटे मोटे इदारों से तो डील शील हो जाती है, मुकमका हो जाता है, आप पुरकशी शोधों पर तैनात करते हैं। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट में गुफ्तगू हुई, मोहतरम जज साहबान के रिमार्क्स हुए, तो वो तो लग रहा है कि ये जो इस्तीफे अभी तक कबूल नहीं कर रहे 8 माह से, ये गैर आइनी काम कर रहे हैं, गैर कानूनी। और सुना है कि इमरान खान साहब ने जो ऐलान किया है, ना सिर्फ तमाम अरकान असम्बली स्पीकर के सामने खड़े होकर ऐलान करेंगे, बल्कि हाथ से अपने हाथ से इस्तीफे लिख के लेके जाएंगे, उस पर दस्तखत होंगे और दिखाएंगे कि ये हाथ से लिखे हुए इस्तीफे हैं हम इस असम्बली का, जिसको खुद नवाज शरीफ और मौजूदा हुक्मरान, मौजूदा जाली कहते थे, फेक कहते थे, ढोंग कहते थे, हम इससे रिजाइन दे रहे हैं। तो फिर इलेक्शन ना करवाने के अलावा क्या हल रह जाता? कानून तो कहता है कि 90 दिन के अंदर अंदर आपने इस्तीफे कराने हैं। तो मुल्क एक तरफ इकॉनमी तबाह, दूसरी तरफ सियासी अदम इस्तेकाम। और जो अभी आपने बात की थी, अख्तर महंगल साहब भी राजी नहीं हुए। अच्छा हाँ, वो हमने आना है उस पे राजी अभी नहीं हुए ना, उन्होंने कहा ये जो कल्ले खा रहे हो ना, इंज नहीं। उन्होंने कल वाशगाफ लफ्जों में कहा है कि 1 मिनट में हुकूमत से अलग हो जाएंगे, हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है। काजी साहब, जब हवा बदलती है ना, अगर इनके इत्तेहादी इमरान खान के 3.5 साल एंजॉय करके वजारतें एकदम उधर जा सकते हैं, तो इस 8 महीने में जो काम का अवाम का तबाह किया है, उन्हें महंगाई के नाम पर जिस तरह तजलील की है, उन 2 जमातें ही नहीं तो ये हुकूमत गई। अब मुझे बताया ना इनके पल्ले क्या रह जाता है। अख्तर महंगल ने वाशगाफ लफ्जों में कहा है 1 मिनट लगाएंगे हुकूमत छोड़ देंगे। कभी वज़ीर आज़म साहब मिलते हैं, कभी जरदारी साहब मिलते हैं और कभी वो फ़ोन भी जाते हैं जिसका अभी तक अख्तर महंगल ने सिर्फ अपने करीबी दोस्तों को जिक्र किया। नहीं बड़ी साहब, वैसे तो पंजाबी में कहते हैं ना, वंड खाइए तो खंड खाइए, तो किस तरह मिलजुल के कर लेंगे। लेकिन देखें क्या होता है। मगर सवाल यह है कि इमरान खान साहब ने तो बिल्कुल किसी किस्म की मसालियत की बात नहीं की है। उन्होंने कहा कि जनाब हम ना किसी इदारे से कोई फेवर मांग रहे हैं, हम 17 को असम्बलियों की डिसोल्यूशन का ऐलान कर देंगे। अब जो हम बड़े दिनों से सुन रहे हैं कि जी इमरान खान से दीवार से लगाया जाएगा, हम नाअहल कर देंगे, हम वो कर देंगे, बल्कि इनके अपने जो वी लॉगर्स हैं वो भी ऐसी बातें कर रहे हैं।
कि जनाब नहीं बड़ा उन्होंने फैसला कर लिया है। खान साहब भी एक एक्सट्रीम पोजीशन ले ली उन्होंने। देखिए, हाँ, गुजारिश है कादी साहब, आप किसी को कितना डराएंगे? क्या होता है, हुकूमतें, ताकतवर हुकूमतें यही इंतकाम लेती हैं। गोलियां तो बरसा लिया आपने, आपको क्या डराना? हालफिन पर झूठे मुकदमात, 30 मुकदमात इमरान खान साहब के बकौल। जिस तरह बाइस्ड इलेक्शन कमीशन हुआ है उसकी हिस्ट्री में मिसाल ही कहीं नहीं मिलती। जिस तरह FIO नैब काम कर रही है, और इन सब बातों को भी छोड़ो, उन पर कातलाना हमला हो चुका जिसमें वो मौजूदाना तौर पर इमरान खान अल्लाह की दी हुई जिंदगी से बच गए, ये छीनना चाहते थे। अब उनको और धमकियाँ क्या देंगे? हाँ, 3 दिन पहले इमरान खान को मैसेज गया है कि अगर आपने आवाम के हक की बात की, हक पुरअमन जदोजहद किया, तो आपका अंजाम खतरनाक होगा। उस पर इमरान खान सीख पाओगे। उन्होंने कहा यार मुझे कत्ल कराने की तो कोशिश कर ली है, अब इससे ज़्यादा और क्या करोगे? इमरान खान आप किसी धमकी में नहीं आएंगे, वो आप ये मेरी इतला है। आपको बड़ा गुस्सा आ जाता है आपको, मैंने तो बिल्कुल नहीं छेड़ना आपको, लेकिन वो कहते हैं कि हमें रियासत बचाने के लिए असम्बली का टेन्योर एक्सटेंड भी करवाना पड़ जाए तो हम करेंगे। गोया अगर हमें कौम को डिसएनफ्रेंचाइज करना पड़ जाए और उसका आईनी हक लेना पड़ जाए कोई कानूनी मुशगाफी के जरिए, तो हम उससे भी बाज नहीं आएंगे। उधर तो वो कहानी हो रही है। पॉलिटिकल कास्ट मौसूफ सीधे जेल जा रहे थे और जाके हलफ उठा लिया। पहली तो इनको कास्ट ये देनी पड़ी, केस खत्म हो गया, ये दूसरी कास्ट। दफा 164 का बयान फारग, ये तीसरा रियासत हमने बचा ली। 23 बिलियन रुपीस की 2 नंबरी, जो कल आपने बार बार पूछा कि चलो यार तुम्हारे नहीं थे मगर गए किधर हैं यार, ये तो बता दो, उससे भी रियासत बच गई। तो ये रियासत बच जाएगी? कैसर नहीं। अल्लाह इस मुल्क को हिफाजत करे, अल्लाह इस मुल्क की सलामती में बरकत करे। मैं आपको गुजारिश करूं, नहीं, रियासत इन्होंने अपने असासों का नाम रखा हुआ है। मेरी अर्ज सुन लेना। पिछले 70-72 सालों से एक सर्वे करा लें, जितना रियासत स्टेक पे अब लगी है, रिस्क पे अब गई है, कभी नहीं गई, कभी नहीं गई। 8 महीने तमाम इकोनॉमिस्ट इस बात पे मुत्तफिक हैं। जब से इनकी हुकूमत आई है, आप इनके अपने इकोनॉमिस्ट जितने भी हैं उनसे एक सर्वे करा लें, सड़क पे करा लें, गांव में करा लें, शहर में करा लें, चौराहों में करा लें, बागों में करा लें, मस्जिद में करा लें, जिमों में करा लें, क्लबों में करा लें, दुकानों पे करा लें, शहरों पे करा लें, शॉपिंग प्लाजा में करा लें, औरतों से करा लें, बुजुर्गों से ले लें। 8 महीने में मुल्क में जुल्म, ज्यादती, नाइंसाफी की जो रवायात बनाई गई है और मुल्क की इकानमी जिससे तबाह की गई है। ये रियासत किसको कहते हैं? जो बैरून मुल्क खरबों रुपया लूटा हुआ है, वो बंदा, उसके मुंह से अच्छा लगती है ये बात कि हमने रियासत बचाने के लिए जो इश्तिहारी हो, 6 साल वतन अजीज में ना आए, अपने मुल्क में ना आए, अपना मुल्क। और जब NRO इमरान खान के बकौल, पहला इन्होंने मुशर्रफ ने NRO दिया इनको, मुशर्रफ साहब ने इनको, और दूसरा कमर जवेद बाजवा साहब ने NRO के मुताबिक। आप NRO की पैदावार हो, आपका रियासत से क्या ताल्लुक? रियासत को जिस खतरनाक सिमत में आप ले जा रहे हो, उधर तो उसके लिए उसके पास बचना ही कुछ नहीं। बड़ी साहब, एक आपको याद है बलूचिस्तान में एक घर से कोई 65 करोड़ रुपया निकला था, वहां भी रियासत बचा रहे थे। वो उनका क्या नाम था? रेसानी साहब थे, क्या नाम था? मुझे नाम बोल रहे, भला सा नाम था उनका। बड़ी रियासत बचाई कादी साहब। इनमें से कुछ पॉलिटिशियन, नाम नहीं हम लेंगे, आप 67 करोड़ कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 66 खरब मिल सकते हैं। 67 खरब, 67 खरब। कादी साहब, ये पीनट भी नहीं है जो इनके पैसे आ रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं वो? इसाकदार साहब एक प्राइम मिनिस्टर के जहाज में आते हैं, वापस आते हैं, अदालत से उन्हें नहीं पूछते, वो ओथ ले लेते हैं। अब इस बात में अगर आप अपने मुल्क की करप्शन बचाना, उसको लीगल कराना, रियासत बचाना कहते हो, तो फिर रियासत की तबाही क्या होती है? बटी साहब, कुछ चीज़ें खुल के सामने आ गई। इमरान खान साहब ने ये कहा है और उन्होंने फैसला कर लिया है कि भाई अगर आप हमें दीवार से लगा रहे हैं तो आप अब यहाँ डिस्कोर्स खुल के होगा। NRO 2 जिसे वो कहते हैं, वो कह रहे हैं हम इसे अदालत में लेके जाएंगे। ये जितनी रिहाइयाँ हुई हैं, हम फाजिल अदलिया में इसको जाके चैलेंज करेंगे, जिस तरीके से उन्होंने और बहुत सी चीज़ें चैलेंज कर रखी हैं, और अभी थैले से बिल्ली बाहर आनी है। तो अब तो ये टकराव की बात है, और जाहिर है अगर आप साहब, मेरी गुजारिश है, इमरान खान गए हुए हैं अदालत में, ऑलरेडी गए हुए हैं इसके नैब तरह में। हाँ, ना सिर्फ अब जो मैं आपको इतला दे रहा हूँ, पॉलिटिशियन बल्कि सरकारी अफसर भी आएंगे, वो किसी भी अदारे से। मैं आपको बता रहा हूँ, अल्लाह करे ये काम हो जाए, उसमें साफ़ी भी आए, सारे आए, जिसने इस मुल्क को लूटा,
उनका एहतसाब क्या वो अदालत में जाके ये फरीक बनेंगे आपके ख्याल में? बनेंगे नहीं। अदालत ने कल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, उन्होंने कहा आपने फलां इसको क्यों छोड़ा है, इनको लाए बीच में। अगर जज बीच में है, सारे बीच में है, तो मेरी नज़र में देखें पाकिस्तान के अदारों में ऊपर लेवल 90% ईमानदार लोग। अगर किसी भी अदारे से, ज़राअत है, महकमा तालीम है, अगर चंद गंदे लोग जो उस अदारे की साख को नुकसान पहुँचा रहे हैं, पैसों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, उसकी इज्जत मकाम के लिए बायस शर्म हो रहे हैं, तो ऐसों बंदों के खिलाफ कार्रवाई करने से अदारे का मकाम और बुलंद होगा, चाहे वो वेस्ट मैनेजमेंट क्यों ना हो। ये तो वैल्यू जजमेंट है और इस पर आपसे 100% मेरा इत्तेफाक, 1000%। सवाल ये है कि जिस माशी बोरान के धाने पे हम खड़े हैं, उसमें ये जो मुबैना दूसरा NRO है, ये हजम होता नजर नहीं आता। इससे बड़ी और खुलेंगे, कहानियां खुलेंगी। मैंने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब मोहतरम की जो गुफ्तगू सुनी है, मुझे ऐसे बड़े अपराइट जज हैं, बड़े नाम उनका, मुझे ऐसे लगता है ये जो NRO 2 जिसे इमरान खान साहब कहते हैं, वो सारे कानून के शिकंजे में आने वाले और इबरतना शिकंजा होगा। और इनकी गर्दनें इतनी मोटी नहीं कि कानून के शिकंजे में ना आए, सिर्फ कानून को आगे बढ़ के इनके गरेबान तक हाथ ले जाना है। जो चीफ जस्टिस उमर दयाल साहब के मैंने रिमार्क्स देखे हैं कि भाई ये तो पर्सन स्पेसिफिक, बल्कि उन लोगों के मफाद में थी तरामीम जो उन्हें कर रहे थे यार। तो उन्होंने कहा एक बंदा 5 लोग बैठे हैं, 22 करोड़ के नुमाइंदे हैं, सिर्फ 5 लोग अपने बेनिफिट के लिए ऐसा कानून बनाते हैं जिससे अरबों रुपया, खरबों रुपया मुबैना करप्शन का लीगल हो जाता है। मैंने मान लिया, काजी साहब आप मुझे जवाब दे दें, मुझे तो अदालतों का हर हुक्म सर आंखों पर, हमारी तो इतनी हैसियत ही नहीं। मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में 2.5 अरब रुपया आया। क्या ये जानना एक पाकिस्तानी या सुप्रीम कोर्ट के जज साहब अगर ये पूछ लेते हैं, बेटा अच्छी बात है आपका नहीं, ये कहाँ से आया और कहाँ गया, और आप सामने आ जाए, तो और आप 2.5-3 मरले के मकान में क्यों रह रहे थे जब इतनी बड़ी अमाउंट आपने कमाई है? इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ना। की तो थी उस बेचारे ने, नहीं की, जो दुनिया में नहीं रहा। नहीं, उसके बाद आपने NRO करवा दिया ना। काजी साहब आपकी प्रोसिक्यूशन, आपकी हुकूमत कहती है आपका गवाह मुनहरफ हो जाता जाके अदालत में। अच्छा जनाब मैंने कुछ नहीं देखा, मेरे अकाउंट में आया, मुझसे ये पूछते नहीं। ओ भाई खुदा का खौफ करो, लूट मार की इंतहा है ये, रियासत नहीं, रियासत डुबोने आए हैं। खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, जिस तरह के इकोनॉमी के तमाम हफीज पाशा साहब, अच्छा बाटी साहब नहीं, ये डॉक्टर अशफाक साहब, कितने लोग कह रहे हैं। मेरे ख्याल में कल मैं कोई फिक्र गलत दे गया, कल मुझे कह रहे थे कि यार जब ये इमरान खान साहब गए हैं तो 16 से ज़्यादा बिलियन डॉलर यहाँ पे पड़े हुए थे, 19 से 20 थे। अच्छा जब 19-20 बिलियन डॉलर थे तब रियासत डूब रही थी, जब डॉलर 178 रुपये का था तब डूब रही थी। मतलब जब कीमत जो है पेट्रोल की इससे 50-60 रुपए कम थी, रियासत डूब रही थी। जूं ही अवाम पर खौफनाक बोझ पड़ा, रियासत बच गई। नहीं काजी साहब, ये कौन सी रियासत है जो बची है भाई? अरबों खरबों रुपए की करप्शन में 40 साल से मुसल्लत चंद खानदान, सिर्फ चंद खानदान, हर जमात में 6 लोग होते हैं। जब उनकी गर्दन में हाथ मिला तो NRO ले लिया, आपने मुशर्रफ से भी लिया। आप NRO की रवायत ख़त्म नहीं करनी कभी, इस मुल्क को नहीं चलने देना। काजी साहब मुझे बताए, रियासत उस वक्त बच रही थी, आज भी आटे की कीमत 5 रुपये किलो बढ़ गई है। 150 रुपये में रियासत डूब रही थी, 260 रुपये में पेट्रोल रियासत चल रही है, 18 रुपये में बिजली के यूनिट में रियासत डूब रही थी, 42 रुपये में रियासत चल रही है। वो जो है आपका डॉलर वो 255 में नहीं मिल रहा, रियासत डूब रही थी उस वक्त 178 का मिल रहा था। तालीम और मिल भी रहा था, यानी अब तो मिलता भी नहीं है। आप इस वक्त किसी एक मुल्क का कर्जा देने के काबिल नहीं रहे, आप पांव पकड़े कि कर्जे रीशेड्यूल कर दें। आपको कोई मुल्क एक पैनी नहीं देना चाह रहा। जिस वक्त आप पेट्रोल उस वक्त 124 रुपए का लीटर था, तो 100 इधर 150 रुपए का लीटर था, इधर अब 75 पे आ गया है और 200 कुछ का है। काई साहब ये रियासत के नाम पर लूटे हुए माल को बचा रहे हैं, अपने मुकदमात खत्म करा रहे हैं। देखे ना, बड़ा क्लेवरली डिजाइन की जाती है ये जो है ना गोएबल्स वाला मामला। भट्टी साहब के झूठ को इतनी दफ़ा बोलोगे सच लगना शुरू हो जाए, मगर नहीं, एक पैरेलल नैरेटिव भी बनती है कि भाई ये आप जो रियासत, जिस तरह हमने मिफ्ताह इस्माइल साहब की खिदमत में अर्ज़ किया था कि ओए
22 करोड़ लोगों का बुरकस निकाल दिया और कहते हो पाकिस्तान बच गया। अच्छा, वो पाकिस्तान कहाँ रहता है जिसमें 22-25 करोड़ बंदे ही कोई नहीं है? अच्छा मुझे ये बताएं, हाँ? बीएनपी अख्तर मैंगल और एमक्यूएम छोड़ जाती है तो ये सुबह हुकूमत का वजूद रहता है। एक सुप्रीम कोर्ट ने तलवार लटका दी, भाई आप चंद लोग बैठे हो, अक्सरियत पार्टी बाहर चले गई है, आप वो कानून साजी कर रहे हो जो करप्शन को फरोग दे रही है, करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। अगर दोनों ये फैसले आ गए, इधर बीएनपी पे अख्तर मैंगल अलग हो गए, उधर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया भाई ये रिजाइन देते हैं, तो एक इसमें और भी बात, ये हुकूमत चंद कितने मिनट चलेगी? एक और बात भी सुने ना कि पीटीआई की टिकट पे राजा रियाज साहब इलेक्ट होके तो उसके बाद एक सॉर्ट ऑफ किया उन्होंने वो, और साथ अपोजिशन में बन गए। सबको पता था कि वो मुस्लिम लीग नून का टिकट मांग रहे हैं। अच्छा, वो अपोजिशन थी, तो ये हमें नजर नहीं आता। अच्छा, भट्टी साहब हम कहाँ रहते हैं? वो इस मुल्क को चलाना है हमने। एक टेस्ट के तौर पे कर लेते हैं ना, ये हुक्मरान दावे कर रहे हैं कि ख्वाजा इसहाक डार साहब कह रहे हैं जब मैं इश्तिहारी था तो हुकूमत गलत थी, अब मेरा इश्तिहारी खत्म कर दिया, हमने इलेक्शन नहीं कराने। सुबह ये राजा रियाज को रिजाइन दिलाएं, दोबारा फैसलाबाद में इलेक्शन करा लें, दूध का दूध पानी का पानी, इनको चेहरा नजर आ जाए। क्यों भाग रहे हैं राजा रियाज साहब ने भी टिकट नहीं लेना इनका? काजी साहब अगर अवाम इनके साथ है, मुझे बता दें ये इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? इनके बकौल, मैं नहीं कह रहा 2018 का इलेक्शन ढोंग था, फ्रॉड था, जाली था। नहीं, इसको सलीस उर्दू में रखें। माल बचाते हुए, अपने केस खत्म कराते हुए आपने रियासत को नहीं बचाया, अपनी सियासत जो थोड़ी बहुत थी, जितनी भी थी थोड़ी बहुत, उसको डबो दिया, वो खत्म हो गया। अब आपको पता है कि ये सब करने के बाद नीचे इलेक्ट्रेट हमारे साथ नहीं है, वो 2 ज़मीनी इंतखाबात में भी आपने देख लिया। तो आप रियासत नहीं बचा रहे, स्किन सेव करें अपनी। देखिए इसका सियासत से तो कोई तल्लुक नहीं। 2 ग्रोह होते हैं डाकुओं के, लूट मार करते हैं, उनकी आपस में लड़ाई होती है, फायरिंग, उनकी दोस्ती हो जाती है, दोस्ती में वो फायरिंग करते हैं, जश्न मनाते हुए साढ़े केस मुक गए हीरिया, ठा 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 4 रागीर मार जाते हैं। तो रियासत नहीं, 22 करोड़ अवाम मारी जा रही है कुछ लोगों की दोस्ती। ये बात मान जाए काजी साहब, जो आज दिसंबर 14 को जो पाकिस्तान के हालात थे आज उससे बहुत ज़्यादा बुरे हैं, इंसाफ के लिहाज से, इकॉनमी के लिहाज से, सियासी इस्तेकाम के लिहाज से, माशी लिहाज से, किस लिहाज से हालात बेहतर हुए हैं? चले मुझे आप रहनुमाई कर दें, मैं तारीफ करना चाह रहा हूँ। आप फिगर्स देते हैं और आम तौर पर ये बताते हैं कि जनाब इतने, ये हम 2013 में आए और 18 में हमारे ये फिगर थे, और इमरान खान साहब आपके ये फिगर्स हैं, तो आप बेसिकली खुद वायोलेट करते हैं ना जो एक लॉ है तसलसल का, कंटिन्यूटी का। तो वही आर्ग्यूमेंट उर्दू उसका भी है कि भाई वो तो 178 रुपये का ना सिर्फ डॉलर मिल रहा था, बल्कि मिल भी रहा था। अब तो 255 कहते हैं, कोई 30 कहता है, कोई 22 कहते हैं, अब तो मिलता ही नहीं है। काजी साहब मेरा एक दोस्त है, पिछले 15 और पता नहीं इसको पर कैसे लगते हैं, कभी एयरपोर्ट से कहते हैं उधर चला गया, कभी मैंने इधर चला तो गया। बंदों से पूछा, उन्होंने कहा डॉलर है ही नहीं, तो 155 से कम ही नहीं है, आप मुझे ले दें। उस बंदे को बेचारा मांगना चाह रहा है। काजी साहब खुदा के वास्ते दिन दिहाड़े झूठ तो ना बोलें, ठीक है ये ताकतवर है, इन्होंने किसी ने गारंटी दी होगी, हो सकता है इनको कि आप 2023 सितंबर तक रहेंगे, लेकिन उस वक्त तक इस मुल्क की सलामती भी रहनी चाहिए, अवाम भी रहनी चाहिए। इसमें ब्रेक है भट्टी साहब, ब्रेक है। इमरान खान साहब ने जो खुल के बातें की, एक अर्ज कर दूं, मुमकिन है इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट हमारा नाक पानी से बाहर रखेगी, वो हमें यहीं रखेगी, और इन तमाम जो मुसलसल हुक्मरान आए हैं इनकी वजह से दस्त नगर और ग़ुलाम हुए हैं, बाकायदा माशी ग़ुलामी हमें दी गई है हमारे हुक्मरानों की तरफ से। मगर इसका बोझ किस पे पड़ेगा? रियासत चलाने का बोझ अवाम पे, माल कोई और लेके जा रहे हैं। ब्रेक के बाद आएंगे और बात करेंगे खान साहब आज इतने वोकल क्यों हैं, उन्हें इतना डेस्परेट कर दिया गया है या दीवार से लगा दिया गया है? ब्रेक के बाद वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, कुछ खबरें चैनल्स पे आ भी रही हैं कि 23 तारीख तक जो है वो असम्बलियाँ डिज़ॉल्व हो जाएंगी, तो इसका मतलब ये है कि खान साहब इज एडमेंट। मैं इसलिए आगे खान साहब मेरी आज मोहतरम शिबली फराज साहब और पीटीए के दीगर रहनुमाओं से हुआ, इमरान खान तरीके इंसाफ के चेयरमैन हर हाल में असम्बलियाँ तहलील करने का इस वक्त तक फैसला कर चुके हैं। उन्होंने कहा मैं किसी भी अदारे से कोई फेवर नहीं मांगता, मैं सिर्फ आइनी और कानूनी तरीके से साफ शफाफ इलेक्शन मांगता हूं, जिस मुल्क की असम्बलियों से 70% लोग बाहर चले जाए। शिबली फराज साहब के बकौल, असद उमर साहब के मुताबिक, फवाद चौधरी के मुताबिक, इमरान खान के मुताबिक
1 जनवरी 2023 को KPK और पंजाब असम्बलियाँ नहीं रहेंगी और 17 तारीख को लिबर्टी चौक में इमरान खां असम्बलियाँ तहलील करने का तारीख का ऐलान करेंगे। ये ख़त्मी फैसला हो चुका है आज इस वक्त तक। तो आपके फेवरेट हुकूमत जो रियासत डुबोने और सॉरी रियासत बचाने आप कह रहे हैं, मेरे ख्याल में तो मुकदमत बचाने के लिए आए थे, उनको दोबारा मुकदमात का सामना करना पड़ सकता है। जो सुप्रीम कोर्ट के काबिल एहतराम जज साहबान फरमा रहे हैं कि ये क्या मिली भगत से आपने चंद लोगों को फेवर दे दी। मुझे हालात आइंदा हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयाँ करेगी इमरान खान के खिलाफ, इसमें कोई शुबा नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा क्या करेगी यार। आपके एक बंदे पर कातलाना हमला हो गया, वो मौजदाना तौर पर बच गया, अल्लाह ताला ने उसकी ज़िंदगी का फैसला किया। साहब एक थोड़ी सी छोटी सी एक फिक्र की बात सुने, ये किसकी अकल से बात मावरा है कि एक तरफ खौफनाक माशी बुरान और दूसरी तरफ खौफनाक हद तक डिसक्रेडिटेड गवर्नमेंट, कौन सी रियासत उसको अफोर्ड कर सकती है? डिसक्रेडिट टेल मी यार, किस दुनिया में रहते हो? काजी साहब गवर्नमेंट खाली डिसक्रेडिट नहीं, आपस में दोस्तों गिरेमार हैं यार। कल मैं कह रहा हूँ कल रिको डेक पे लड़ाई हुई ना कल। हाँ, तो अख्तर मैंगल साहब कह रहे हैं मैं चले जाऊँ, 4 बंदे इनके तो पल्ले रहा ही नहीं। काजी साहब ये जबरदस्ती की, तू मान ना मान मैं तेरा मेहमान, ये वो हुकूमत है कि मैं मिसाल दी थी, नहीं समझ आई था ना। ये चकवाल वाले लोगों की बड़ी प्रॉब्लम है, तू मानना मान मैं तेरा मेहमान। अब अवाम मुंतहिब नहीं कर रही, ये अकलियत में होकर अक्सरियत अपने आप को असम्बली में शो करना चाह रहे हैं और हुकूमत बनवा दी मादी के कुछ इनके दोस्तों ने, इनके मौसनों ने। अब अक्सरियत नहीं रही, अवाम इनको कबूल नहीं कर रही। अब इलेक्शन के अलावा कोई बादिउल नज़र में रास्ता नहीं। भट्टी साहब, मैं इदारों से के हवाले से भी खान साहब ने आज कुछ बातें हैं जो चलती रही हैं मुख्तलिफ चैनल्स पे, हम दोबारा आपकी खिदमत में पेश करते हैं। इंशाल्लाह 17 तारीख को लिबर्टी चौक जिधर हमारी गैदरिंग होगी, मैं इंशाल्लाह आपको वो डेट दूंगा जिस दिन हम अपनी 2 असेंबलियों से निकल जाएंगे। दैट इज वेरी देखें लाउड एंड क्लियर। काजी साहब, अब ये कहना मेरा या काजी सईद साहब का नहीं, मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म, पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन पार्टी और सबसे ज़्यादा इंतकामी कार्रवाइयों को सामना करने वाला साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब फरमा रहे हैं कि मैं 17 तारीख को लिबर्टी चौक में असम्बली तहलील करने की डेट दूंगा। इसके बाद कौन सी बचाओगे आप? करप्शन, रियासत या करप्शन? मैं उसको करप्शन कहता हूँ, आप रियासत कहते हैं, ये आपकी राय है। मेरी नज़र में तो 8 माह में मैंने वो केस जो अरबों खरबों के थे, जिनकी फाइलें कुछ मेरे पास भी पड़ी हैं, उन केसों में जो लोग इन्होंने बरी किए हैं, निकाले हैं, मेरी अक्ल दंग हो गई है कि 16 अरब रुपये आ रहा है और जो भेजने वाला है वो बेचारा 1600 रुपये कमाने की अहलियत नहीं रखता। वो पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, कोई पूछने वाला है ही कोई नहीं। ये तो जंगल में भी ऐसा नहीं होता। मैं नहीं समझता काजी साहब कि इस तरह केस किसी मुल्क में खत्म हो सकते हैं कि बहुत सी चीज़ें जो हैं ओवरलुक करनी पड़ती हैं, बड़ी मसलहतें भी होती हैं, मगर मुझे इस मसलहत का समझ नहीं आती कि मुझे आप एक खौफनाक माशी बुरान के एक धाने पर हैं और बार बार हुकूमत को बावर करवाना पड़ता है हम डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे, एंड देन यू पुट इन प्लेस या पीपल आर इन प्लेस जो कि बहुत ही ज़्यादा आवाम जिनको किसी जो दूर होगी उनसे बहुत ज़्यादा, ये कहाँ की दानिशमंदी है? सुना जी, बात करें। काजी साहब ये कह रहे हैं ना नहीं डिफ़ॉल्ट हो रहे, ये सिर्फ ये बता दें इस साल कितने कर्जे वापस करने हैं और इनके पास सैलरियों देने के तो पैसे नहीं है। अभी हमारे जो पास जो साहब आए थे, वो जो सोयाबीन वाला क्या कह रहे थे यार, वो बड़ी खौफनाक, वो मैंने करनी है अभी स्टोरी, आपने पहले भी की थी। ये सोयाबीन का जो इशू बना था, इसकी यहाँ पे बहुत सारे कंटेनर रोक के रखे हुए हैं। ये भट्टी साहब कोई मतलब है बेशुमार कंटेनर हैं और 400, और ये इसकी स्टोरी को हमने अगले सेगमेंट में इसको हमने स्लॉट किया हुआ है, तो इस पे करते हैं। मगर बात ये है कि ये भट्टी साहब ये जो अब आप समझते हैं कि जो ये परिंदे उड़ने वाले तो नहीं हैं? देखें काजी साहब, परिंदे उड़ेंगे नहीं, परिंदे मारे जाएंगे या भागेंगे। उड़ना होता अपनी मर्जी से, भगाना होता को लितर मारे उड़ जाओ। देखें 2 चीज़ें होती हैं, आप आइन और कानून के मुताबिक आप समझते हैं कि मेरे पास अक्सरियत नहीं रही, मैं अकलियत में आ गया, तो आप साइड पे हो जाते हैं, कहते हैं जी आ जाए साफ शफाफ मैदान में आ जाए, ये घोड़ा तो घोड़े का मैदान।
लेकिन जब आप आइन और कानून को पांव तले रोनते हुए नाइंसाफी और जुल्म के जरिए मुखालफिन को दबाएंगे, वो कोई भी हो, उसका नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा। जुल्म से, ज्यादती से, नाइंसाफी से इज्जतों में इजाफा नहीं होता, रुसवाई होती है, रुसवाई। कहना नीचा दी शनाई तो फैज किसे नहीं पाया, किकर ते अंगूर चढ़ाया, हर गुच्छा शर्माया। अब इस वक्त मुल्क बंद गली में है। मुझे नहीं पता कि पीटीआई के पास कौन सा रास्ता निकालने का, लेकिन 13 जमातों की आपस की कशमोकश, लड़ाई झगड़ा, माशी बदहाली, सियासी अदम इस्तेकाम, बैरून करीबी दोस्तों ममालिक का इतने माहिर लोग थे, 70 साल से हुकूमत में है, वन वे आर दी अदर, तो पता नहीं क्या हुआ एकदम से जो है वो टीम मैच में नहीं की। चलें, ये बाजवा साहब के हवाले से भी कोई बात की है इमरान खान साहब ने, तो वो भी ज़रा देख लेते हैं। जो जनरल बाजवा के दौर के अंदर जिस तरह के बेदर्दी से उन्होंने हमारी पॉलिटिक्स के अंदर जिस तरह उन्होंने किया, मैंने अपनी जिंदगी में जिस तरह की खुली दुश्मनी हमारे साथ की गई उन 7 महीनों के अंदर मैंने कभी ये नहीं देखा। सारा पाकिस्तान जानता है कि जनरल बाजवा ने एनआरओ 2 दिया, मुशर्रफ ने एनआरओ 1 दिया, सबको पता है। हमें कई दफा उन्होंने कहा जब हम गवर्नमेंट में थे, एहतसाब को छोड़ दें, इक्तिसादियात के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, इकोनॉमी पे कॉन्सेंट्रेट करें, एहतसाब को भूल जाएं। हमें फैटफ के अंदर इन्होंने इनकी तरफ से आई रिक्वेस्ट कि जनाब फैटफ में इनको एनआरओ 2 दे दो, ये ऑपोजिशन को। लेकिन बड़ी साहब, मैं एक दिल लगती बात कहूँगा, अगर एक पीएम ऑफिस में है और ये शिकायतें उसको होती हैं, तो वो ऑफिस से बाहर आके क्यों बात करते हैं? उस वक्त इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, इससे 3 गुना इनकी पॉपुलैरिटी होती है। देखें काजी साहब, हम यहाँ ये कह चुके हैं बात, जो थप्पड़ लड़ाई के बाद याद आया, मैं सियासत पे नहीं कह रहा हूँ, अपने मुंह पे माना, मजा तब था कि जब अगर इमरान खान साहब के बकौल, अगर वो सही कह रहे हैं, बकौल कि वो सही कह रहे हैं कि वो इंटरफेरेंस कर रहे थे, उसी दिन आवाम के कौम से खिताब एक इस्तीफा देते, बाहर आ जाते, जनाब मुझे मेरे इख्तियारात इस्तेमाल नहीं करने दिए जा रहे, क्योंकि अदारा, यही बात नवाज शरीफ साहब ने कही निकलने के बाद, पहले नहीं की। आप हमेशा बाद में कहते हो। देखें, अदारे का एक आदमी है ना, बाकी फौज की वजह से पाकिस्तान कायम है। मौजूदा आर्मी चीफ पे कोई उंगली नहीं उठा रहा जहां तक मेरी इतला है, लेकिन अदारे को भी सोचना चाहिए कि उन्हें अपने इख्तियार से तजावज़ नहीं करना चाहिए। बड़ी साहब ये बताएं, आपसे खबर पूछनी है, सुना है 2 बड़ी अहम मुलाकातें हमारे साबिक़ आर्मी चीफ साहब ने की हैं, कोई ना, मतलब आई डोंट नो, मुबैना तौर पर मीडिया में जो बातें चल रही हैं साकिब निसार साहब के साथ और जनरल, यार एक मुल्क की अहम तरीन शख्सियत है, मैं नाम नहीं लूँगा, ना मुझे नाम आता है। देखिए, मैं अपने अदारे मेरे हैं, चाहे नवाज शरीफ उनके खिलाफ हो, चाहे मौजूदा हुकूमत खिलाफ हो, मैं अपने अदारों के साथ हूँ। अगर अदारों में से 1-2 आदमी गलत कर रहे हैं तो मेरी अदारों से भी गुजारिश होगी, चाहे वो वेस्ट मैनेजमेंट है, चाहे सोशल वेलफेयर है, खुदा के लिए 2-4 गलत आदमियों को अलग करने से आपका वकार बढ़ेगा, आपकी इज्जत में इजाफा होगा, आवाम में भी, आपके अदारे में भी। तो एक बंदे के काफ़ी चार्टर्ड प्लेन बैरून मुल्क जा चुके हैं पैसों के, वो 3 मुल्कों में बहुत बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने चाह रहे हैं। सियासी आदमी है, चलो आज कह देना ना, जान भी बचानी ना, समझा करो। तो कुछ लोग मुल्क से बाहर जा सकते हैं, ये उनका हक है, क्योंकि उनका नाम ना ECL में है, ना उन पर कोई बात है। तो लिहाजा आने वाले दिनों में पंछी उड़ेंगे नहीं, पंछी मारे जाएंगे। वो पंछी जिन्होंने नाइंसाफ़ी की है अपने इख्तियार से, जिसने आइन से तजावज़ किया है, जिन्होंने अवाम और अपने अदारों के एतमाद को अपने हलफ से बददयांती की है, तो मेरा ख्याल है वो कानून की गिरफ्त में आ सकते हैं। लेकिन इस मुल्क में मादी हमारा ये है कि हमेशा ताकतवर कानून की गिरफ्त से तोड़ के निकल जाता है। मकड़ी का जाल है जो कमज़ोर को फांस लेता है और ताकतवर उसे फेंक देता है। अच्छा, लेकिन ये चलें, आप ये बातें तो चल ही रही हैं, क्योंकि हम एक बुरानी याद में रह रहे हैं, बुरान आते रहते हैं मुल्कों में, लेकिन बुरानों से आप निकल उसी वक्त सकते हैं बड़ी साहब जब बेस्ट पॉसिबल आपके पास जो ऑप्शंस हों, आप उनकी तरफ जाएं और उनसे निकलें। मगर यहाँ तो एक मुसलसल लड़ाई की कैफियत है। अच्छा, अब तोशा खाने का केस भी आ रहा है और उसमें वो खान साहब कहते हैं यार मेरी घड़ी थी, मैंने बेच दी, इससे पहले बेपनाह घड़ियाँ बिकी। और कल हमने ये भी बताया था कि जो कायमा कमेटी है उसने कहा है कि जनाब पिछले 10 साल के निकालो। 10 साल के क्यों?
70 साल के निकालो बाहर। देखिए काजी साहब, मैं माफी हमारा माल खा खा के फैट हो ही जाते हैं। मेरा तो इलेक्शन कमीशन भी काबिल एहतराम है, लेकिन ये कितनी सितम ज़रीफ़ी है कि उस इलेक्शन कमीशन में 3 पार्टियों का फेक चलता है। अगर इमरान खान की पार्टी गलत तो आइन और कानून तक फैसला हो, नून लीग और पीपल्स पार्टी का नहीं फैसला होता। क्या तोशाखाना में सिर्फ एक घड़ी इमरान खान ने ली है, इसके अलावा जो हज़ारों तहाइफ लिए हैं इनका काम नहीं कि उनकी डिटेल मंगाए अच्छा, बड़ी साहब, और लोगों को बताएं कि इस हुक्मरान ने अपने इस अदवार में इतने इतने तोहफे लिए। और तो इमरान खान ने जो आज एक अहम बात की, उन्होंने कहा गाड़ियाँ आइन और कानून के मुताबिक तोशाखाना में मिलने वाली कोई भी नहीं ले जा सकता, उस पर भी कोई कान नहीं धर रहा। तो ये इलेक्शन कमीशन को वो अल्लाह का खौफ कर यार, उनसे को भाई आपने इमरान खान का भेजा, हम ये फैसला करते हैं, या सुप्रीम कोर्ट करे या हाई कोर्ट करे, बाकी आप सारे 20 सालों की डिटेल भेज तो फिर सबको नायल करो। नहीं, सब को पहले जिसने गलत किया हाँ। ABCD, हाँ। ये इमरान खान का कौन सा गलत बड़ी बयान साहब, है? आपने इतनी तवील ऐसे रिपोर्टिंग की है, मैं तो न्यूज़ रूम से बाहर नहीं निकला। ये मुझे बताएं कि ये जो अपना पार्टी फंडिंग है, ये कैसे लेते रहे हैं लोग? कब्जा ग्रुप से, अब भी कब्जा ग्रुप से, अब भी कब्जा ग्रुप से। अच्छे भी वो होंगे, मनशियात वाले, जुए वाले। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में पैसा है ज़मीनों के काम में, कब्जे ग्रुप में। हाउसिंग सोसाइटियाँ 5-6 बना लो, आपके पास 10,000 प्लाट है, आप 1 लाख बेच दो। ये बेसिकली असल माफिया है जो इन्वेस्टमेंट करते हैं। आपने इलेक्शन लड़ना है, आपको 10 करोड़ दे देंगे, 5 करोड़ दे देंगे, 20 करोड़ दे देंगे। फिर जब आप आएंगे, आप इनके लिए आइन में ऐसी ऐसी अमेंडमेंट करेंगे। LDA जो लाहौर डाकू एसोसिएशन है वो एक और है, लेकिन एक जो लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, आप उसमें अंदर जाके अपना काम मुझे जायज़ करके दिखा दें। एक साहब की हाउसिंग सोसाइटी थी, पहले था कि उस हाउसिंग सोसाइटी में 5% कमर्शियल प्लाट और बीच में कब्रिस्तान होना जरूरी था, उसने उस आइन में कानून में तरमीम करवा ली। अच्छा बड़ी साहब, ये मैं एक ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ। हमारा आखिरी सेगमेंट हम मैशत पे करते हैं, एक ख़ास स्टोरी भी करेंगे कि ये जो सोयाबीन वाला मामला हमने उठाया था, ये क्या मामला है, इसमें कितने 100 अरब रुपए इन्वॉल्व हैं और कितने ख़ानदान इन्वॉल्व हैं, और ये क्यों रुकी हुई हैं, ये जो डिलीवरीज़ हैं, ये क्या मामला है और उसके क्या असरात हो सकते हैं। ब्रेक के बाद। अच्छा बड़ी साहब, मैशत के हवाले से 2-3 बातें मैं आपसे करना चाहता हूँ। एक तो अभी हमने देखा, जो हमने आपने भी बात की, जो फेडरल कैबिनेट में रिकॉर्डिंग के मुआहदे के हवाले से किसको कितना शेयर मिलेगा सूबे को, और ये क्या कहानी थी। मगर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इस पर मैंने थोड़ा काम किया और एक सेक्रेटरी मिनरल होते थे, उनसे भी पूछा, डॉक्टर इकराम उल हक से भी पूछा। मैंने कहा ये बहुत ज़रूरी होता है कि जब हमारे यहाँ अरब डॉलर के सैकड़ों अरब डॉलर का सामान निकल आए तो हमने ठेके पे देना होता है। उनका बिल्कुल नहीं। आज की दुनिया में आप एक कंसल्टेंट हायर करते हैं, उसको तनख्वाह पे रखते हैं, उसे कहते हैं बता इसको कैसे निकालना है, भले उसको 1% दे दें, 2% उसको दे दें। मैंने कहा फिर ये ठेके क्यों दिए जाते हैं? कहते हैं ठेके इसलिए दिए जाते हैं कि असल माल जाता है बाहर मल्टीनेशनल्स को, यहाँ पे वो केला खा के छिलका यहाँ फेंक जाते हैं और गायब हो जाते हैं। ये तो अपनी जगह पे बात थी, इसको तो छोड़ें। और फिर IMF हमें जलील करने क्यों ना करे, जब हमारे बड़े जो हैं हमारे साथ इस तरह खिलवाड़ करें। अब मैं डॉक्टर इकराम उल हक को कोट कर रहा हूँ, जो गालबन ये केस भी देखते रहे हैं, और हमारी जान मतलब शायद इसके वकील भी शायद वही थे, अगर मुझे साथ दे रहे हैं। ये कई 100 अरब डॉलर का सामान है जो मेरे मुल्क की धरती के नीचे पड़ा हुआ है। ये 750 बिलियन डॉलर, भट्टी साहब, पाकिस्तान की मैशत के 2 गुना पैसा, जितनी हमारी GDP है उससे 2 गुना पैसा से ज्यादा पैसा वहां पड़ा हुआ है। और इस 4 बिलियन पे कैबिनेट में लड़ाई हो रही है, ये 4 बिलियन किधर जाना है? अच्छा कायद साहब, कुछ लोग इसे 1 ट्रिलियन भी कहते हैं, 1 ट्रिलियन भी 1000 अरब डॉलर हो गया। अच्छा सुन लें, आप बड़े भोले बादशाह, अगर ये किसी कंसल्टेंट को 1 या 2% में रख ले तो वो इन्हें 50% कमीशन कैसे देगा? कादी साहब, अच्छा इसका मुझे पता नहीं था। एक आपके मुल्क में ऐसी मादनियात हैं कि आज आप खुद कफील होके निकालना शुरू कर दें, नेक नीयत होके कमीशन से निकल के कंसल्टेंट ले आए, कोई एक्सपर्ट ले आए, और आप लोगों को कर्जा दे देंगे 10 साल बाद। जो मदनियात पाकिस्तान में कुदरती ज़खायर मौजूद हैं, लेकिन क्यों नहीं करते, उसकी वजूहात है। मैं आपको एक माहिर से ले आता हूँ, आपकी एक्सपर्टी है इसमें, आप ये एक्विटी निकाल लें, 1% पे मैं आपको दे देता हूँ, तो मैं आपको कमीशन तो नहीं दूंगा। अच्छा भाई, अब 100 पे तो हम दे देंगे भट्टी साहब, वो 100 बिलियन, अगर 1% भी हम दें तो 1 ट्रिलियन का 1% कितना बनता है?
तकरीबन बिलियन डॉलर बन जाता है ना, कैसे बिलियन बने? डॉलर। लेकिन मेरे मुल्क की 10 बिलियन डॉलर 99% अच्छा। तो लगेगा ना पैसा। हाँ अच्छा, बट देखें इस अवाम को खुशहाल भी तो करना है, इसे हमेशा हमने बुरी खबरें यार ही ये देनी 4 टके फेंके हम उसकी चौखट पे, क्या नाम है, गैस है, जहां जहां निकालो कोयले से बिजली बनाओ, और हमने पानी से बिजली और बनाओ, मैंने कल आवाम को रिलीफ दो। कल हमने खबर दी थी कि तकरीबन 68.8 तक ना 78.8% हमारे जो हैं रिजर्व्स इसके ऑयल के वो ख़त्म हो चुके हैं। गैस 66.6 से ज़्यादा हम खर्च कर चुके हैं। हमने सारा पैसा री इन्वेस्ट नहीं किया, वरना यहाँ पे 60,000 जो मेगावाट बिजली तो हम सिर्फ कश्मीर से पैदा कर सकते थे। मगर भट्टी साहब मेरे पास कम है टाइम, मैंने ये एक स्टोरी करनी है कि ये जो बहुत सारे लोगों का रोज़गार, 10 लाख लोगों का रोज़गार जो है ऑन दी लाइन है, ये 400 अरब रुपया रोज़गार है। ये जो चिकन यहाँ इंडस्ट्री है, ये होटल सोयाबीन जो मेरा हाल है, इसमें ना 10 लाख लोग बेरोजगार होने जा रहे हैं। ये शिपों पे कंटेनर खड़े हैं, उन्हें क्लियर नहीं किया जा रहा, पता नहीं चल रहा। कभी कस्टम उस पर एतराज करता है, कभी कोई करता है। सोयाबीन के ये 10 लाख पोल्ट्री से वाबस्ता लोग बेरोजगार हो जाएंगे, जिस मुल्क में आगे एक वक्त की रोटी नहीं। हुकूमत और कहा जा रहा है कस्टम वाले के कुछ लोगों की लड़ाई है कमीशन पे। वो सोयाबीन कंटेनर पड़े पड़े खराब हो रहे हैं, कह रहे हैं इन सबको दोबारा चेक करेंगे, बंद करने में साल लग अच्छा नहीं, अब वो कहते हैं जी दोबारा मुआहदा वापस करें, ये जर्मिनेटेड हैं या नॉन जर्मिनेटेड हैं, अब 3 महीने और चाहिए अगर हम वो मुआहदा उनसे दोबारा रीडू करना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि मैं नहीं कहता कि ये सारे मुआहदे बड़े ठीक और शफाफ हुए होंगे, और जो काम चल रहा है उसको तो ना रोको। कादी साहब सही है या गलत है, निकालने उसका अच्छा। फैसला करें। क्या आग 50 लाख लोग आगे इंडस्ट्री बंद हो चुकी है, फैसलाबाद तमाम आपकी इंडस्ट्री बंद हो चुकी है, आपकी काटन खत्म हो चुकी है, आप कर नहीं रहे। आज आपने मेरे मोअज़्ज़ज़ भाई इसहाक डार साहब की बॉडी लैंग्वेज देखी है जब ये आज की मीटिंग जो इमरजेंसी मीटिंग पीएम साहब ने कॉल की थी, जिसके बाद उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि जी वो जो इसहाक डार साहब की गुफ्तगू है, मुझे वो भी देखी है। लेकिन मैं एक वाकया सुना देता हूँ। हमारे क्लास में एक लड़का पढ़ता था, अक्सर वो कामचोर था, तो घर कहता था मैं बड़ा लाइक हूँ। एक दफ़ा उसके पेरेंट्स उन्हें मिलने आए तो टीचर उसके 1 महीने की कार्रवाई पे उसको डांट रहा था, और नलायक आदमी, ना तूने होमवर्क किया ना तू क्लास में सुनता है। तो कई दफ़ा चेहरे ऐसे हो जाते हैं कि आपके साथ जो बंद कमरे में होती है ना, आप भी थी, आपका चेहरा बता रहा होता है। आप गुफ्तगू से ज़्यादा, जब कोई मैं भी गुफ्तगू करूँ, मेरे चेहरे पर गौर किया करें। ये झूठ ऐसी लाना था कि अल्लाह ताला चेहरे से बता देता है। नहीं वो अंदाजा लग रहा था। ये नहीं, मैं उनकी नहीं बात कर रहा यार, खुदा दा वास्ता कादी साहब, मैं उनकी बात नहीं कर रहा भट्टी साहब, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं। दस दिया फिर ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ किन्ने किया कि कादी नूं नहीं असीं छड़ना। मैंने कोई गल नहीं, कोई ना छड़न मैंने, एक सियासी लीडर है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा भट्टी मेरे साहब पीछे क्यों बोलते हो? मेरी बात ये है कि जब वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि आपने, वर्ल्ड बैंक जो कि एक इस्तिसाली साम्राज्य इदारा है उसे, मगर उसी की बात सुन लेते हैं क्योंकि आप उसकी बात मानते हैं कि 10 साल में IPPs ने 45 बिलियन डॉलर जो है वो मिसअप्रोप्रिएट किया। यार उसकी सुन लो, हमारी नहीं सुनते। तो ये IPPs में कैपेसिटी पेमेंट दे रहे हो, मेरे इलाके में घर 8 घंटे बिजली नहीं थी, हम तो वैसे ही मर रहे हैं, तुमने हमें क्या मारना है? और अपने आप को बचाओ, क्योंकि तारीख अब तुम्हें कुचल के आगे गुजर जाएगी, तारीख तुम्हें रौंद के गुजर जाएगी जो तुम लोगों को धमकियां देते फिरते हो। आपने ये हुक्म फरमाया कि आपके घर में लाइट नहीं 8 घंटे, और ये पूरी आवाम के साथ होता है। इनके घरों में कभी लाइट जाने का तो समझ नहीं है। जनरेटर घर से बड़े लगे होते हैं काजी साहब। और एक अभी हमारे दोस्त था, एक लीडर है जो मुल्क से बाहर है, उसका फल ऑस्ट्रेलिया से आता है। एक साहब ने कल मुझे एक भेजी चीज़, उन्होंने कहा जी ये करप्शन बड़ी जरूरी और बड़ी अच्छी होती है। उन्होंने मेरे एक दोस्त के जरिए मुझे भेजा, हजूर हर बिजली का बिल मुझे आता है तो मुझे पता होता है कि इसमें से मैं 40-50% वो किक बैक्स जो कब की ले के लोग खा चुके हैं, मैं उसका जुर्माना हर महीने देता हूँ। ये हो रहा है। ये है हमारा आज का प्रोग्राम। इजाज़त दें, कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।